हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। मेरे जितने भी साथी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जे टेट, सी टेट या बिहार टेट या फिर बिहार एसएससी, जेएसएससी या फिर रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, जो 6, 7, 8 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कृपया कॉपी निकाल के प्रत्येक क्वेश्चन को लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? सजीव यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि सजीव की परिभाषा के रूप में जब भी देखते हैं, सजीव उसे कहते हैं जो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और उपापचय की क्रिया करता हो, उसको हम लोग सजीव कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या फिर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? आप लोग बताइए, किसको किसको खाना बनाने आता है? आप लोगों में से खाना किसको किसको बनाने के लिए आता है? तो चलिए अगला, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या फिर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप भोजन बना नहीं सकते हैं, आप भोजन पकाते हैं। भोजन बनाने का क्षमता किसमें है? सिर्फ पेड़ पौधा में है। किसमें बनाने की क्षमता है? पेड़ पौधा। सिर्फ पेड़ पौधा ही हमारे प्रकृति में ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भोजन को पकाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। यानी अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का निर्माण यानी खाद्य फैक्ट्रियां मुख्य रूप से किस भाग में होता है? यानी पादपों में भोजन का निर्माण पौधों के किस भाग में होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्तियों में। तो पादपों में जो है, यानी पेड़ पौधा में जो होता है, भोजन का जो निर्माण होता है, जनरली पत्तियों में होता है। इसीलिए पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? खाद्य फैक्ट्रियां। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक पिगमेंट क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पत्ती का जो हरा रंग होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी पर्णहरित के कारण होता है। और ये पर्णहरित किसमें पाया जाता है? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित, पत्तियों की जो सतह होती है, पत्तियों की सतह में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जिनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है, क्या कहलाते हैं? यानी पत्ता को जब हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह में देखते हैं, तो पत्ता में छोटे छोटे छिद्र हम लोग को दिखाई पड़ता है। उसका क्या कहते हैं? उसको हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। यानी कि स्टोमाटा। इसमें क्या होता है? गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान, गैसों का आना और जाना होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की? 4 चीज। पहला क्या है? पहला होता है CO2। क्या होता है? CO2। फिर क्या चाहिए? H2O यानी कि जल चाहिए। फिर क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और फिर क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। यानी 4 चीज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कितना चीज चाहिए? 4 चीज। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए यानी सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल चाहिए। 4 चीज चाहिए, तब जाके बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है, साथ में ऑक्सीजन बनता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 चीज का होना आवश्यक होता है। पहला क्या हो गया? CO2, दूसरा क्या हो गया? H2O, तीसरा क्या हो गया? सनलाइट। क्या हो गया? सनलाइट। और चौथा क्या हो गया? क्लोरोफिल। 4 चीज चाहिए, चारों चीज मिला क्या बनाता है? C6H12O6 यानी क्या बन गया? ग्लूकोज। मेनली क्या बनाता है? ग्लूकोज। और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज करता है।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन हमको बना के देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये ऑक्सीजन बनाता है, देता है, लेता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा गैस मुक्त करते हैं या छोड़ते हैं? हम लोग अभी जाने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरबेल यानी कुस्कुटा, अमरबेल यानी कुस्कुटा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेल जो है ये परजीवी है। क्या है? परजीवी, यानी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। अमरबेल हम लोग देखे हैं किसी पेड़ में थोड़ा पीला और पीला और हरा कलर का एक पौधा होता है, ना इसका जड़ होता है ना इसका पत्ती होता है, ये अपना भोजन खुद से बना नहीं सकता है। ये दूसरे पेड़ के पर पेड़ पर रहता है, उसी पेड़ रहता है, उसी पेड़ के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, उसी पेड़ के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसी भोजन को खाता है। ये एक प्रकार का परजीवी है। क्या है? परजीवी है। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकता है। अमरबेल, जिसको हम लोग आम भाषा में अलकजरा भी बोलते हैं, ये किस रंग का होता है? पीला और हरा का मिक्स कलर जो होता है ना, उस टाइप का कलर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को क्या कहते हैं? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को क्या कहते हैं? नाम से ही हम लोग पता चल पा रहा है, कीटों का पकड़कर अपना आहार बनाने वाला कौन होगा? कीटभक्षी पादप। क्या होगा? कीटभक्षी पादप। कीटों को पकड़ के यानी कीड़ा मकोड़ा को पकड़कर अपना भोजन जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि कीटभक्षी पादप कीड़ों को क्यों पकड़ते हैं? कारण क्यों है? क्या कारण है कि वो कीड़ा को पकड़ेगा, अपना उसको भोजन के रूप में लेगा? देखिए होता क्या है, कुछ पौधे जो होते हैं ऐसे जगह उगते हैं, ऐसे जगह पर उगते हैं जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। हम लोग जानते हैं हम लोग का जो शरीर है प्रोटीन का बना होता है, जितना भी सजीव है उसका शरीर का जो अधिकांश भाग जो होता है प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन जब टूटता है तो अंत में नाइट्रोजन के रूप में लेता है, तब उसका शरीर में प्रोटीन का जो कमी हो जाता है, ये नाइट्रोजन का कमी जो होता है उसको पूरा करने के लिए कीड़ा मकोड़ा को खाता है। कीड़ा मकोड़ा का शरीर भी प्रोटीन का बना होता है, कीड़ा मकोड़ा का शरीर भी प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन से उसको क्या मिल जाता है? प्रोटीन बाद में जब टूटता है, प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड जब टूटता है वो नाइट्रोजन में बाद में टूटता है, तो पेड़ पौधा को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधा क्या करता है? कीड़ा मकोड़ा को खा जाता है। कुछ पेड़ इस तरह जनरली पेड़ कहाँ मिलता है? कीटभक्षी पादप हम लोग को जनरली कहाँ देखने को मिलता है? तो हमारे मेघालय क्षेत्र में गारो खासी नामक जो पहाड़ी है, गारो और खासी, ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ मतलब पहाड़ियां, ये दोनों पहाड़ियां में हम लोग को कीटभक्षी पादप देखने को मिलता है। अगला है क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी यानी उस पौधा का नाम बताना है। अमरबेल तो परजीवी है, अमरबेल तो होगा नहीं, गुलाब का फूल तो होगा नहीं, नीम तो होगा नहीं, क्षेत्र क्या हो जाएगा? घटपर्णी। क्या हो जाएगा? घटपर्णी। इंग्लिश में इसको कहते हैं पीचर प्लांट। क्या कहते हैं? पीचर प्लांट। अगले क्वेश्चन पे चलिए, मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यानी मृत यानी मरा हुआ और सड़ा गला जो पदार्थ है उससे अपना जो भोजन प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी, यानी जो मरा हुआ सड़ा गला चीज से अपना जो भोजन प्राप्त करता है उस पर जो निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी, या इंग्लिश में कहे तो सैप्रोट्रॉप्स। इंग्लिश में कहे तो सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, इसमें आमतौर पे कौन होता है? कौन ऐसा जीव होता है जो मृत या सड़ा गला चीज पर निर्भर करता है? तो होता है कवक। क्या होता है? कवक। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग के गांव
वगैरह में क्या होता है कि जो भी पुआल वगैरह या कोई सड़ा गला चीज में छाती उग जाता है। छाती मतलब छत्रक, यानी कोई छाती उग जाता है, उसको हम लोग जैसे मशरूम हो गया। तो मशरूम क्या है, सड़ा गला चीजों पे जब उग जाता है उसी को कहते हैं कवक या फिर मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है कवक यानी फंगस, इसको फंगस भी कहते हैं या छत्रक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। हम लोग अभी पढ़े, इसमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है। कौन सा पोषण पाया जाता है, मृतजीवी पोषण। अगला क्वेश्चन है लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संबंध है। लाइकेन जो है किन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध है। लाइकेन, लाइकेन एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का सजीव के अंतर्गत आता है, यदि दो जीवों के बीच का संबंध को दर्शाता है। लाइकेन जो है दो जीवों के बीच के सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो है ये दोनों जीव मिलके लाइकेन का निर्माण करता है। समझ में आ गया, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, हाँ, और लाइकेन जो होता है ये वायुमंडल के प्रदूषण को भी दर्शाने वाला इंडिकेटर होता है। वायुमंडल में यदि प्रदूषण बढ़ेगा तो लाइकेन का कलर चेंज हो जाता है, इसलिए लाइकेन को वायु का प्रदूषण का इंडिकेटर के रूप में, प्रदूषण सूचक के रूप में हम लोग जानते हैं लाइकेन को। लाइकेन से बहुत सारा क्रीम बनता है, जैसे लैक्मी वगैरह का जो क्रीम वगैरह बनता है तो लाइकेन से ही बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के उपयोगी यौगिकों में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करता है, राइजोबियम। कौन करता है, राइजोबियम। और ये कहाँ पे आता है, जो दलहनी फसल जो होता है, दलहनी फसल जो दाल वाला फसल होता है, जैसे लहर हो गया यानी अरहर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, इस पौधा का जड़ में होता है राइजोबियम नाम का जीवाणु। दाल का जो फसल होता है इसको लेग्यूमिनस प्लांट या फिर फलीदार पौधा भी कहते हैं, उसके जड़ में मिलता है राइजोबियम, और जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, हम लोग को वही क्वेश्चन आ गया कि राइजोबियम जीवाणु जो होता है मुख्य रूप से किस प्रकार के पौधों के जड़ों में पाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फलीदार पादपों या दलहन में। फलीदार पादपों या दलहन पादपों में। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, तो जो सोलर एनर्जी है यानी सूर्य का जो ऊर्जा है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किस घोल या विलयन के द्वारा किया जाता है। पत्तियों में ये पत्ता जो है उसमें मंड का उपस्थिति का जो हम लोग परीक्षण करते हैं किसके द्वारा करते हैं, किस घोल के द्वारा। पहला ऑप्शन है नमक के घोल, दूसरा ऑप्शन है चीनी का घोल, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन का विलयन, चौथा ऑप्शन है एल्कोहल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयोडीन का घोल। क्या हो जाएगा, आयोडीन का घोल के द्वारा ही पत्तियों में स्टार्च कितना है, उसका उपस्थिति कितना है, इसका परीक्षण हम लोग आयोडीन के घोल से करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि पत्तियों में आयोडीन विलयन डालने पर मंड या स्टार्च का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गहरा नीला या फिर काला हो जाता है। पत्तियों पर यदि आयोडीन विलयन को डालेंगे तो स्टार्च का रंग कैसा हो जाएगा, गहरा नीला या फिर काला हो जाएगा। जो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं, यदि अभी तक आप लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हमको अच्छा लगेगा कि और हमको मेहनत करने में और भी मजा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जड़ें जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके पत्तियों तक किन संरचनाओं द्वारा पहुंचाती है। हम लोग जानते हैं जो
पेड़ पौधा का जो जड़ होता है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पत्तियों तक, जड़ से लेके पत्ती तक उसको पहुंचाती है। तो किसके द्वारा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नली रूपी वाहिकाओं द्वारा, नली रूपी वाहिकाओं द्वारा, यानी कि जाइलम के द्वारा। हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि जाइलम जल का वहन करेगा, फ्लोएम भोजन, फ्लोएम खाना का वहन करेगा। तो जल एवं खनिज लवणों का वहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? नली रूपी वाहिका यानी जाइलम। क्या होता है? जाइलम। आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताया गया है पिछले क्लास में भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम मुख्य उत्पाद क्या है? अंतिम मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। और बाई प्रोडक्ट क्या होता है? जो उप उत्पाद होता है वो होता है ऑक्सीजन। और मुख्य उत्पाद को क्या हो गया? ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिस पौधे पर परजीवी आरोहित या आश्रित होते हैं उस पौधे को क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जो अमरबेल है वो एक परजीवी पौधा है, वो दूसरे पौधे पर रहता है और दूसरे पौधे से खाना को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे अमरबेल जो हो गया वो तो हो गया परजीवी, अमरबेल क्या हो गया? वो परजीवी हो गया। अमरबेल जो हो गया वो परजीवी हो गया। लेकिन अमरबेल जिस पौधा पे है, जिस पेड़ पे है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पोसी। उसको क्या बोलेंगे? पोसी यानी होस्ट। क्या कहेंगे? होस्ट। जैसे कि आपके घर में आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपके घर में कोई कुटुंब आता है, तो आप क्या कहलाए? आप होस्ट कहलाए। और जो कुटुंब है, कुटुंब है, मेहमान है, और आप है मेजबान। तो आप खाना खिलाइएगा, तो आप खाना खिलाइएगा तो आप हो गए मेजबान यानी कि होस्ट। समझ में आ गया? इसी प्रकार पौधा भी क्या होता है? होस्ट होता है, यानी कि पोषी, जो उसको पोषण करेगा, जो उसको पोषण देगा, उसको क्या बोलेंगे? पोषी यानी कि होस्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण मुख्य रूप से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं? हम लोग पीछे देखे थे कि कीट भक्षी जो पौधा है अपना जो कीटों का जो भक्षण करते हैं, यानी कीड़ा मकोड़ा जो खाते हैं, मुख्य रूप से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। सही पकड़े हैं आप लोग, नाइट्रोजन बताए थे, आगे हम बता चुके हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सजीवों की सूक्ष्म मूलभूत इकाइयों को क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं सजीवों की जो मूलभूत इकाई है यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी सजीवों की जो मूलभूत इकाई उसको कहते हैं कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका यानी कि सेल। कोशिका की परिभाषा क्या हो जाएगा? सजीवों की यानी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, संरचनात्मक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। यानी सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। हमारे शरीर का जो है, यानी किसी भी सजीव के जो शरीर का है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका से ही पूरा शरीर का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। कोशिका को घेरने वाली पतली बाह्य सीमा को क्या कहते हैं? कोशिका जो होता है, जब हम लोग कोशिका की संरचना को पढ़ते हैं तो कोशिका का सबसे बाहरी लेयर क्या होता है? तो उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। देखिए यदि आप जंतु कोशिका को पढ़ रहे हैं तो सबसे बाह्य सीमा क्या हो जाता है? बाह्य लेयर, सबसे बाहरी लेयर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब आप पादप कोशिका को पढ़िएगा तो पादप कोशिका में सबसे बाहरी लेयर क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कोशिका को घेरने वाली पतली बाह्य सीमा को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन कभी बोल देगा पादप कोशिका को घेरने वाली, पादप यानी प्लांट सेल, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका को घेरने वाली पतली सीमा को क्या कहते हैं? बाह्य सीमा को। तब कोशिका भित्ति मारना है। जब भी पादप कोशिका का बाहरी लेयर पूछे तो कोशिका भित्ति होगा। सेल वाल, सेल वाल, वाल मतलब दीवार, सेल वाल। ठीक है,
सेल वाल होगा पादप कोशिका में, क्या हो जाएगा, पादप कोशिका में। और लेकिन सिंपल कोशिका ये पूछे या फिर जंतु कोशिका पूछे तो कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका के केंद्र में उपस्थित, कोशिका के जो केंद्र में उपस्थित सुस्पष्ट संरचना को क्या कहते हैं, कोशिका के केंद्र में सुस्पष्ट रचना जो होता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्र बोल रहे थे, क्या हो जाएगा, केंद्रक, क्या हो जाएगा, केंद्रक। कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्र में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के चारों ओर फैले जेली के समान पदार्थ को क्या कहा जाता है, यानी केंद्र के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, देखिए जैसे कि ये कोशिका है, इसके बीच में है केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर जो जेली के समान, जेली समझते हैं, जेल, या फिर हम लोग फेस वॉश वगैरह लगाते हैं या फिर जेल टाइप का कोई लगाते हैं, तो जेल होता है ना, जेल, तो जेली टाइप का संरचना यानी लसलसा टाइप का जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। आपको कभी कभी मिलेगा कि केंद्रक के अंदर भी, केंद्रक के अंदर भी कि आपको जेली के समान पदार्थ मिलता है, केंद्रक के अंदर भी, ये जो केंद्रक है केंद्रक के अंदर भी उसको जेली के समान जो पदार्थ मिलता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर रहेगा तो केंद्रक द्रव्य, लेकिन केंद्रक के बाहर और पूरे कोशिका के अंदर रहेगा तो उसको कोशिका द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, केंद्रक के चारों, बीच वाला केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर फैले जेली के समान यानी कि लसलसा पदार्थ क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और कभी पूछे क्वेश्चन, अभी कभी आपसे पूछे कि केंद्रक में, केंद्रक में यानी केंद्रक के अंदर जेली समान पदार्थ को, जेली के समान पदार्थ को क्या कहते हैं, तब बोलना है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के भीतर केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पत्तियों में स्टोमाटा मैंने रंध्र किन कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। तो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं यानी स्टोमाटा, पत्तियों का जो छोटा छोटा छिद्र जो बताए थे आप लोग को कि पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, किन कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं, द्वार कोशिकाओं के द्वारा। किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं, द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उसको, विषमपोषी बोलेंगे। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है और दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है तो क्या बोलेंगे, विषमपोषी। जैसे कि अमरबेल, जैसे कि अमरबेल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, गीली ब्रेड या रोटी कुछ दिनों में उगने वाले, रोटी पर कुछ दिनों में उगने वाले सफेद या काले रोए जैसे जीव क्या है। जैसे यदि कोई रोटी हल्का गीला गीला है या फिर पावरोटी वगैरह में देखते हैं कुछ दिन बाद उसमें काला काला हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं, कवक यानी कि फंगस। क्या होता है, फंगस। रोटी को यदि हम लोग ऐसे रख देंगे 3-4 दिन 5 दिन के लिए, उसमें नमी के साथ क्या हो जाएगा, नमी उसमें रहेगा, उसमें फंगस लग जाएगा यानी कवक लग जाएगा और उसका दिखने में कैसा लगेगा, काला काला टाइप का दिखने में लगेगा, हल्का हल्का सादा सादा और हल्का काला काला, उसको क्या बोलेंगे, कवक यानी कि फंगस। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, मशरूम हम लोग जो खाते हैं 50 रुपए 60 रुपए पैकेट मिलता है, 200 ग्राम 50 रुपया में या फिर 60 रुपए में मिलता है। मशरूम यानी छत्रक में किस प्रकार की पोषण प्रणाली पाई जाती है, हम लोग जानते हैं, यानी ये भी छत्रक पहले बता चुके हैं, छाती यानी छत्रक। इसमें क्या मिलता है, मृतजीवी, जो सड़े गले चीजों या मृत जीवों पर निर्भर रहता है, क्या कहते हैं उसको, मृतजीवी पोषण प्रणाली पाया जाता है, पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉपी में तुम लिख रहा है ना, जो भी 6, 7, 8 का बच्चा है इसको कॉपी में जरूर से जरूर लिखो, ठीक है।
और जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आप लोग उसको बढ़िया से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैवाल का रंग हरा दिखाई क्यों देता है? जो शैवाल होता है यानी अलगी, अलगी हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं? तो हरे रंग के क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल का रंग हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही शैवाल हरे रंग के दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावे किसका संश्लेषण करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है? हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसका। यानी पौधे जो हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं? प्रोटीन का, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। समझ में आ गया? और हम लोग बताए थे प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्रोटीन में? नाइट्रोजन। प्रोटीन जब टूटता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड जब टूटता है आगे चल के वो नाइट्रोजन में बदल जाता है, यानी प्रोटीन में नाइट्रोजन मिलता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन मिलता है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसान जो है खेतों में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस युक्त क्या मिलाते हैं? इसको याद कीजिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, एन एनपीके। पिछले क्लास में लोग पढ़े थे एनपीके, वही एनपीके है। हम लोग खेतों में क्यों मिलाते हैं? तो क्या है, खाद एवं उर्वरक जो है उसके लिए देते हैं। एनपीके क्या है? एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है। कहता अगला क्वेश्चन, जब दो जीव परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ रहते हैं उसको क्या कहलाते हैं? जब मतलब दो जीव एक दूसरे के साथ रहता है और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहा है उसको क्या बोलेंगे? सहजीविता। क्या कहते हैं? सहजीविता, सिम्बायोसिस। क्या बोलेंगे उसको? सिम्बायोसिस। मतलब दो जीव है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहा है तो उसका बोलेंगे सहजीविता। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े लाइकेन में पढ़े हम लोग कि शैवाल और कवक, शैवाल और कवक जो है, शैवाल और कवक दोनों मिलके साथ रहते हैं, दोनों मिलके साथ रहते हैं। और क्या करते हैं? शैवाल जो है, शैवाल जो हरा होता है वो खाना बनाता है, क्योंकि शैवाल हरा है तो क्लोरोफिल है, जिसके पास क्लोरोफिल है वो खाना बना पाएगा, खाना बनाएगा तो कवक को भी खिलाएगा। लो दोस्त तुम भी थोड़ा खाना खा लो, क्योंकि शैवाल खाना बना रहा है तो कवक को खिला रहा है। लो दोस्त थोड़ा खाना खा लो। कवक खाना नहीं बना पा रहा है तो कवक क्या करता है? शैवाल खाना बना के कवक को खिलाता है। अब देखो शैवाल का क्या फायदा? इसमें तो कवक का फायदा हो गया कि शैवाल खाना बनाया, कवक को खिला दिया, इसमें तो कवक का फायदा हो गया। शैवाल का क्या फायदा? अब क्या करता है कवक? क्या करता है तो शैवाल को बोलता है कि दोस्त तुम हमको खाना खिलाया, तुमको हम रहने का जगह देंगे। क्या करेंगे? तुमको हम रहने के लिए जगह देंगे। तो लाइकेन में क्या होता है? शैवाल और कवक मिलके सहजीवी का काम करता है। शैवाल खाना बना के खिलाता है और कवक उसको रहने का जगह देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको, सौर ऊर्जा का संचयन पत्तियों द्वारा किस रूप में किया जाता है? सौर ऊर्जा जो होता है उसका जो संचयन होता है पत्तियों में किस रूप में किया जाता है? तो खाद्य ऊर्जा के रूप में किया जाता है। खाद्य ऊर्जा का रूप में किया जाता है। खाद्य ऊर्जा के रासायनिक रूप में उसको किया जाता है। जैसे खाद्य ऊर्जा करेगा ना, जैसे उसमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाया ना, पहले पर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब CO2 और H2O मिलता है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। यानी भोजन न बनाया, यानी खाना ना बनाया, खाना मतलब खाद्य, और उसको एक रासायनिक प्रक्रिया न होता है, ये पूरा एक रिएक्शन होता है, इसलिए उसको रासायनिक रूप में बोलते हैं। खाद्य ऊर्जा और रासायनिक, खाद्य ऊर्जा का रासायनिक रूप में संचयन पत्तियों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, बहुत ध्यान से इसको देखो। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप किस प्रकार का पौधा है? इस पौधा का नाम हमेशा याद रखना, वीनस फ्लाईट्रैप जो पौधा है कीटभक्षी पादप है। वीनस फ्लाईट्रैप यानी कीड़ों को जो पकड़ने वाला कौन पौधा हो गया? कीटभक्षी पादप हो गया वीनस फ्लाईट्रैप।
अगला क्वेश्चन है कि गैर हरी, लाल, भूरी या बैंगनी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या नहीं। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि जो पौधा देखने में हरा नहीं है, गैर हरा है, जैसे कि लाल है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग खाते हैं एक लाल साग होता है, तो देखने में पूरा लाल होता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारा प्लांट ऐसा पेड़ होता है जिसका पत्ता सब पीला पीला होता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है कि नहीं होता। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि गैर हरी जैसे कि लाल, भूरी या बैंगनी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या नहीं। तो देखो बाबू इसमें होता क्या है कि दूसरा कलर के जो होता है, जैसे कि हम लोग लाल साग के बारे में सब कुछ जान रहे हैं, लाल साग जो लाल रंग का जो साग होता है हम लोग को देखने में लाल लगता है, तो क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी होता है, तो क्लोरोफिल यानी कि हरा, तो उसमें क्या होता है मेरे बच्चे कि पत्ता में क्लोरोफिल है लेकिन लाल रंग के कारण ढक गया है, लाल रंग के कारण क्या ढक जाता है। दूसरे पौधे में भी इसी तरह होता है, यदि कोई पत्ता का रंग भूरा है तो उसमें हरा है, उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, वो दूसरे कलर के कारण ढक जाता है, इसीलिए हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसमें होता है। तो इससे जब उसमें जिसमें क्लोरोफिल होगा तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होगी, जहां क्लोरोफिल होगा तो वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, होती है, क्लोरोफिल अन्य वर्णकों से ढका होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइकेन में शैवाल कवक को क्या प्रदान करता है। लाइकेन जो हम लोग चर्चा किए कि लाइकेन में सबल और शैवाल और कवक सहजीवी जीवन जीते हैं, तो इसमें शैवाल कवक को क्या देता है बताइए। शैवाल खाना बनाता है, शैवाल खाना बनाता है और कवक को बोलता है लो दोस्त खाना खा लो। तो शैवाल का क्या काम है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन प्रदान करता है। शैवाल हरा है और उसके पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल होने के कारण वो खाना बना पा रहा है, और खाना बना रहा है तो कवक को बोलता है लो दोस्त खाना खा लो। तो शैवाल क्या करता है, कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन जो है कवक को देता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, बस 40 ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइकेन में कवक शैवाल को क्या प्रदान करता है। तो कवक क्या बोलता है, दोस्त तुम हमको खाना खिला दिया, तुमको हम रहने का जगह देंगे। क्या देंगे, रहने का जगह देंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान देता है और साथ ही साथ जल एवं पोषक तत्व भी देता है। समझ में आ गया। लाइकेन एक सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन जो होता है सहजीविता का उदाहरण है। किसे किसके बीच, शैवाल और कवक। क्या बोलना है, शैवाल और कवक के बीच, ठीक है। शैवाल उसको खाना देता है, कवक उसको रहने का स्थान देता है। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन, पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम एवं परम स्रोत क्या है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, सूर्य भगवान। सूरज भगवान सबसे जो है ऊर्जा का जो अंतिम और परम स्रोत क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य, सूरज भगवान। ठीक है बाबू, अभी तक जो भी बच्चे देखे हैं उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो भी मेरे प्यारे दोस्त जो भी सीटेट जेटेट या फिर बिहार एसएससी जेएसएससी रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको और एक बार रिविजन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, कई बार देखा भी गया है, मैंने भी कई एग्जामों में बैठा है तो हमको भी क्वेश्चन सब देखने को मिलता है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सीरीज है, लगे रहिए, जुड़े रहिएगा और इस तरह सीरीज आते रहेगा और आपको एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।